नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 9 तक पढ़ लिया था। भाग 9 में आपने डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में थोड़ी जानकारी ली। आपने यह जाना कि डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है और इसके पक्ष में आपने प्रमाण भी देखा। आपने एक प्रयोग देखा जो कि दिए थे मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने। उन्होंने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है। अब आते हैं भाग 10 में। उसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा डीएनए प्रतिलिपिकरण क्रियाविधि एवं एंजाइम। आखिर डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, एक डीएनए से कैसे 2 डीएनए बनता है, इस संपूर्ण बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इससे पहले आपसे जो भाग 9 में क्वेश्चन किए गए थे उसका आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि डीएनए प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होती है। तो डीएनए का प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र के अंतरावस्था यानी इंटरफेज के एस अवस्था, एस फेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि सबसे पहले किस जीव में यह प्रयोग किया गया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है। तो वो था जीवाणु, जिसका नाम है इस्चेरिचिया कोलाई, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि डीएनए प्रतिलिपिकरण का मुख्य एंजाइम कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए प्रतिलिपिकरण का जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रूफ किया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है। तो इसका उत्तर होगा मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई कोलाई जीवाणु पर अपना प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है। आइए अब आते हैं भाग 10 में। जो टॉपिक है आपका वो है डीएनए प्रतिलिपिकरण क्रियाविधि एवं एंजाइम। हम आज कंप्लीट रूप से समझेंगे कि आखिर कैसे एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। बुक पर आने से पहले कुछ बातें हम व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। तो थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको भाग 9 में बता दी थी कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है। एक डीएनए होता है, उसके मध्य जो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है और उसके बाद वो उस पर नए नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ते हैं और इस प्रकार से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। देखिए, डीएनए का प्रतिलिपिकरण एक जटिल प्रक्रिया तो है और मैं जिस तरह से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा उम्मीद है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ याद भी हो जाएगा, सब कुछ तैयार भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद थोड़ी मेहनत आपको बुक पर करनी पड़ेगी। जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी आपको उस बुक में, उसे आपको तैयार करना होगा। प्रोसेस हम आपको यहीं पर इस पे समझा देंगे। तो टॉपिक है आपका डीएनए प्रतिलिपिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है नीट वगैरह में। या इसे हम डीएनए स्वाद्विगुणन भी कहते हैं, स्वाद्विगुणन भी कहते हैं, सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा भी गया था क्वेश्चन में अभी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण का मुख्य एंजाइम क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, याद करिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी जीवाणुओं में, क्योंकि जीवाणु में ज़्यादातर खोजा गया था, पहला खोज भी जीवाणु में ही किया गया था, तो क्या जीवाणुओं में प्रतिलिपिकरण और यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी पौधे, जंतु, कवक, इन सभी में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया क्या समान होती है? जी हाँ, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया लगभग समान होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में ही डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया लगभग समान होती है। क्लियर है बातें?
अब हम सबसे पहले देखेंगे स्टेप, कौन कौन से स्टेप आते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण में। सबसे पहला स्टेप आता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण। हम लिख रहे हैं, आप याद करते चलिए, क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे याद करते चलिए, वैसे वैसे समझते चलिए, पूरा प्रोसेस आपके माइंड में फिट हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले आपका क्या याद करना है, स्टेप। पहला स्टेप क्या है, याद करिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, यानी एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा स्टेप क्या है, डीएनए अणुओं के पराकुंडलनों का आकुंडलन, यानी अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, डीएनए कुंडलिनी का द्विकुंडलिनी, डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन, यानी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या आता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, यानी एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी डिटेल इन सभी का बताया जाएगा, अभी आप याद करिए पहले। डीएनए अणुओं के पराकुंडलनों का आकुंडलन, यानी अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए। डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सब कुछ अभी बताया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस जितना कह रहे हैं आप याद करते चलिए। चौथा स्टेप आता है आरएनए प्राइमर का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट, क्षार युग्मों का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स। छठवां, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इनटू मोनोफॉस्फेट।
ठीक है, लास्ट, नई डीएनए श्रृंखलाओं का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। बस इतने स्टेप आएंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण में, कुछ भी नहीं है। पहले स्टेप का नाम याद कर लीजिए, स्टेप में 2-3 पॉइंट हैं, उसको याद कर लीजिए, कहानी खत्म। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण में सबसे पहला आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, यानी एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पहला क्या आता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण। दूसरा क्या आता है? डीएनए पराकुंडलनों का आकुंडलन। तीसरा आता है डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन। चौथा आता है आरएनए प्राइमर का निर्माण। फिर आता है क्षार युग्मों का निर्माण। फिर आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। और फिर आता है नई श्रृंखलाओं का, डीएनए की नई श्रृंखलाओं का निर्माण। आइए देखते हैं पहला प्रोसेस, पहला स्टेप। पहला स्टेप आपने क्या पढ़ा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, यानी जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, कोई चीज़ बनना है तो उसका मटेरियल भी तो चाहिए। अगर आपको मकान बनाना है तो ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, ये सभी चाहिए। उसी तरीके से एक ही डीएनए है, अगर एक डीएनए से हमें 2 डीएनए बनाना है तो डीएनए को बनाने वाला मटेरियल भी तो चाहिए। इस डीएनए को बनाने का मटेरियल भी तो चाहिए। अब इस डीएनए किसका बना होता है? डीएनए सिंपली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से क्या बन जाता है? डीएनए की एक श्रृंखला और फिर इसी के नीचे डीएनए की दूसरी श्रृंखला, बन गया डीएनए। अब यही राइट हैंडेड फैशन में मुड़ जाता है तो ऐसा दिखता है। तो डीएनए को बनाने के लिए उसका सामान चाहिए। सामान क्या है? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाए जाते हैं? चूंकि डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में। और डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहाँ होता है? प्रतिलिपिकरण भी कहाँ होता है? केंद्रक में। तो जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो द्रव होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ये मान लो कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर डीएनए इस तरह से पाया जाता है और उसके जो चारों तरफ का द्रव होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक द्रव्य के अंदर होता है 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि 4 ही प्रकार का नाइट्रोजन क्षार इसको बनाने के लिए सहायता करता है, तो 4 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से? अच्छा, एक बात और, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, या हम इसे क्या कह सकते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट, बात एक ही है, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं, इसके बारे में पहले भी बताया गया। तो 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। कौन कौन से? DAMP यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड एडेनिन मोनोफॉस्फेट, या इसे हम लिख सकते हैं डीऑक्सी
एडिनोसिन मोनोफास्फेट। दूसरा, अब देखिए DAMP क्या है? एक ऐसा राइबोन्यूक्लियोटाइड, सॉरी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या है? एडेनिन नाइट्रोजन क्षार है, ठीक है, फास्फेट प्लस शुगर। DAMP, DGMP यानी डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। तीसरा DCMP यानी डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट। ये सब न्यूक्लियोटाइड ही हैं। ये जी है यानी ग्वानोसिन वाला, बस नाम आपको बताया जा रहा है। ये है साइटोसिन वाला। आखिरी चौथा जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है डीएनए में वो है DTMP, क्योंकि थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो क्या कहेंगे? डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट। टी। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये मोनोफास्फेट हैं, इनके पास एक ही फास्फेट ग्रुप है। ये चारों के चारों क्या करते हैं? ये चारों के चारों एक एंजाइम जिसका नाम है फास्फोराइलेज, इस एंजाइम की मदद से एटीपी को तोड़ते हैं और उससे मुक्त फास्फेट को ग्रहण कर लेते हैं। उससे मुक्त 2 फास्फेट अणुओं को ये चारों के चारों जो न्यूक्लियोटाइड हैं फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से एटीपी को तोड़ते हैं और उससे 2 फास्फेट समूह ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए इनके पास मोनो मतलब एक है, अभी एक फास्फेट है, मोनोफास्फेट यानी एक फास्फेट है, 2 एटीपी से मुक्त हुए फास्फेट को ग्रहण कर लिया, तो इनके पास कितना हो जाएगा? एक पहले से था, 2 और आ गया, 3। तब आप इसे अब क्या कहोगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, और इनका नाम परिवर्तित होकर DAMP की जगह पर DATP हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक, इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, या इसे सिंपली फास्फोरिलीकरण या फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया क्या होता है? 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट, क्योंकि अभी इन सभी के पास एक ही फास्फेट समूह है। ये चारों के चारों फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से एटीपी को ब्रेक करके उससे मुक्त 2 फास्फेट को ग्रहण कर लेते हैं। उसके पास भी 3 होता है, क्योंकि टी है ना, ट्राइफास्फेट 3 होता है, उसके 2 फास्फेट अणुओं को ग्रहण कर लेते हैं और खुद AMP से ATP बन जाते हैं। क्लियर है बातें? ATP से मुक्त 2 फास्फेट अणु ग्रहण कर लेते हैं। कौन? ये चारों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब बताइए कि अगर ये DAMP है, अगर ये 2 फास्फेट अणु ग्रहण कर लिया, तो DAMP से इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? DATP, क्योंकि DAMP का मतलब क्या था? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, मोनो होता था ना,
मोनो मतलब एक, अब 2 और ले लिया है तो इसके पास कितने हो गए 3 फास्फेट। तो अब इसे क्या कहेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, क्योंकि इसके पास 3 फास्फेट है। तो अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या होगा डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्लियर है, 3 फास्फेट अणु हो गए और इससे ये एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, काम करने के लिए सक्रिय हो जाता है, डीएनए के प्रतिलिपिकरण को बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। अब उसके बाद देखिए डीजीएमपी था, ये भी क्या करता है 2 फास्फेट अणु एटीपी से मुक्त हुए 2 फास्फेट अणु को ग्रहण कर लेता है और डीजीएमपी से क्या बनाया जाता है डीजीटीपी यानी डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट। क्लियर। उसके बाद देखिए डीसीएमपी है, डीसीएमपी 2 फास्फेट अणु ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया डीसीटीपी यानी डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफास्फेट। इसी तरीके से डीटीएमपी भी 2 फास्फेट अणु ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया डीटीटीपी यानी डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफास्फेट। क्लियर बात। और इस तरीके से ये सक्रिय अणु के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट किस में बदल गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट में। मोनोफास्फेट से किस में कन्वर्ट हो गया ट्राईफास्फेट में। और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है, ये हुआ है फास्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, फास्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं फास्फेटीकरण या फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन कहिए चाहे फास्फोराइलेशन कहिए, बात एक ही है, इंग्लिश है फास्फोरिलेशन। क्लियर है बात। फास्फेटीकरण किसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट में परिवर्तन फास्फेटीकरण या फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये एंजाइम फास्फोराइलेज के प्रेजेंस में होता है। ये तो था पहला स्टेप कि डीएनए प्रतिलिपिकरण में सबसे पहला स्टेप क्या आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट का सक्रियण या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। तो ये एक्टिवेट हो गए चारों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, सभी में जो प्रतिलिपिकरण होता है वो एक स्थान से शुरू होता है। यहाँ पर थोड़ी अंतर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखी जा सकती है। अगर आप बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की डीएनए बहुत लंबी होती है और इस वजह से उसमें डीएनए का प्रतिलिपिकरण डीएनए के कई स्थान पर शुरू होता है, लेकिन ये विशिष्ट स्थान होते हैं। इन विशिष्ट स्थानों को
प्रतिलिपिकरण स्थल, इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी कहते हैं, या इसे द्विगुणन का मूल बिंदु यानी रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, या फिर इसे हम समारंभन बिंदु इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं। अगर हम देखें विषाणु और जीवाणु को, तो विषाणु और जीवाणु में डीएनए के प्रतिलिपिकरण के लिए एक ही बिंदु होता है, एक ही मूल बिंदु होता है, और वो उस स्थान पर होता है जहाँ पर डीएनए कोशिका कला से जुड़ा होता है, और उस स्थान को क्या कहते हैं, ओरी सी कहते हैं। चलिए, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जहाँ से डीएनए प्रतिलिपिकरण डीएनए पर शुरू होती है उसे कहते हैं प्रतिलिपिकरण का स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या शॉर्ट फॉर्म में ओरी कहते हैं। प्रतिलिपिकरण स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओरी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, मैंने बताया आपको यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए उसका बहुत लंबा होता है, और यूकैरियोटिक डीएनए में किसी एक ही जगह पर प्रतिलिपिकरण शुरू नहीं होती। डीएनए पर बहुत सारे विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ जहाँ पर एक साथ एक ही समय पर प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया शुरू होती है। उन्हीं डीएनए के उन्हीं स्थलों को, डीएनए के उन विशिष्ट स्थलों को जहाँ डीएनए प्रतिलिपिकरण शुरू होता है, डीएनए प्रतिलिपिकरण शुरू होता है, उसे डीएनए नहीं, उसे प्रतिलिपिकरण का स्थल कहते हैं। प्रतिलिपिकरण का स्थल यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में जिसे ओरी भी कहते हैं, ORI ओरी, या इसे द्विगुणन मूल बिंदु, द्विगुणन मूल बिंदु यानी रेप्लिकेशन ओरिजिन, रेप्लिकेशन ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है, या इसे समारंभन बिंदु, समारंभन बिंदु यानी इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है बात? अब चूंकि यूकैरियोटिक डीएनए है तो लंबी होती है, तो यूकैरियोटिक डीएनए में अनेक मूल बिंदु होते हैं, ठीक है, मूल बिंदु यानी ओराई या ओरी होते हैं। क्लियर है बात? और इन सभी पूरे डीएनए में जितने भी मूल बिंदु हैं उनमें एक साथ डीएनए का प्रतिलिपिकरण शुरू होता है। वही बात की जाए विषाणुओं और जीवाणुओं की, विषाणुओं और जीवाणुओं की, इनके डीएनए में केवल एक ही मूल बिंदु होता है, यानी एक ही ओराई साइट होता है, और यह वहाँ होता है जहाँ डीएनए कोशिका कला से जुड़ा होता है, डीएनए
कोशिका कला से जुड़ा होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ओरीसी कहते हैं। क्लियर है बात? इसे क्या कहते हैं? ओरीसी कहते हैं। ये हो गया विषाणु और जीवाणु के डीएनए के बारे में। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट जीवाणु के बारे में। आपने पढ़ा है कि जीवाणु में गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? रेखाकार या वृत्ताकार? जल्दी बताइए। तो जीवाणु में डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अब वृत्ताकार डीएनए है तो जहाँ से प्रतिलिपिकरण शुरू होगा वहीं पर जाकर खत्म भी हो जाएगा, यानी वृत्ताकार डीएनए है। अब मान लो कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है प्रतिलिपिकरण, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहीं पे आकर ख़त्म भी तो हो जाएगा। यानी जीवाणुओं में गुणसूत्र वृत्ताकार होता है, अर्थात प्रतिलिपिकरण जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब ये बात तो हो गई पहले स्टेप की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया? दूसरा, डीएनए पराकुंडलनों का आकुंडलन। यानी अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए। सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए कोई ऐसा तो है नहीं कि केंद्रक में सामान्य सा सीधा बच्चा बना बैठा, नहीं। मैंने बताया कि केंद्रक में वैसे भी जगह बहुत कम है, तो ये जो डीएनए इतनी लंबी होती हैं वो बहुत कंडेंस फॉर्म में होती हैं, सुपर कॉइल्स बना के रहती हैं। यानी एक धागा है, उसको इतना उलझा दो तो उस तरह से पाई जाती हैं। अब इस धागे को अगर आपको कोई इस काम में लेना है, अगर उलझा हुआ धागा है मान लो, और उसे आपको कुछ सिलाई वगैरह करना है, तो पहले आप धागे को छुड़ाओगे, सीधा करोगे। सेम वही काम कि ये जो डीएनए है केंद्रक में इस तरह से बहुत उलझे फॉर्म में होता है, कंडेंस्ड होता है, कॉइल बना के रहता है। बताएं भी है डीएनए पैकेजिंग में। तो इस तरह से डीएनए है। अब इसको क्या करना है कि सीधा करना है, एक सीधी रेखा में बनाना है। आपको ये भी बताया कि डीएनए राइट हैंडेड फैशन में मुड़ा होता है, तो इसको खोलना भी है। तो ये काम होता है एक एंजाइम की मदद से। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका नाम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज डीएनए के पराकुंडलनों को आकुंडलित करता है। यानी जो डीएनए राइट हैंडेड फैशन में इस तरह से होता है, उसे सीधा करता है। अब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। ये डीएनए है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम आता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम आता है, आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसके कुंडलनों को इस तरह से सीधा कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पर था अभी, अब ये यहाँ पर पहुँच गया। तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ेगा, डीएनए को सीधा करता चलेगा। अब ये पूरा यहाँ तक जब पहुँच जाएगा तब डीएनए कैसा दिखेगा? डीएनए सीढ़ी नुमा दिखाई देगी। ठीक, क्लियर है बात? तो ये काम कौन करता है? डीएनए के पराकुंडलनों को आकुंडलित करके उसे सीढ़ी नुमा संरचना में कौन बदलता है? टोपो आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज डीएनए के द्विकुंडलनों को, सॉरी पराकुंडलनों को खोलकर सीधा कर देता है। ठीक,
अब इसके बाद कौन आता है? तीसरा स्टेप, डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन, यानी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अभी आपको पता है कि इनके बीच नाइट्रोजन क्षार है और नाइट्रोजन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का वक्त आ गया। इसे कहते हैं डीएनए द्विकुंडलिनियों का आकुंडलन। ठीक है, अभी आपको पता है ना कि इनके बीच क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। बना देते हैं हम। एडनिन है, मान लो साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडनिन, थाइमिन, एडनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक, 3' to 5', 5' to 3'। यहाँ पर मान लो थाइमिन है, यहाँ पर गुआनिन है, साइटोसिन है तो गुआनिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडनिन, एडनिन है थाइमिन, थाइमिन, एडनिन, थाइमिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन। आपको पता है कि इनके मध्य क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इनके बीच, ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच, डबल बॉन्ड इनके बीच। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होता है कि ये आते हैं एक एंजाइम जिनका नाम है हेलिकेज। एंजाइमों का रूल आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हेलिकेज। सभी एंजाइम पूछे जाते हैं कि क्या कार्य होता है। आता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज आता है, यह है एंजाइम हेलिकेज। और ये नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। क्लियर? तो अभी डीएनए को, जो डीएनए राइट हैंडेड फैशन में था, उसे सीधा कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ता कौन है, डीएनए हेलिकेज। समझ में आया? अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब क्या होगा, डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग हो जाएंगे, यानी ये श्रृंखला अलग हो गई। 3' to 5' वाला क्या है, एडनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडनिन, थाइमिन, एडनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये श्रृंखला अलग हो गई और ये 5' to 3' वाला भी अलग हो गया, 5' to 3'। क्लियर है बात? अब आता है नेक्स्ट स्टेप, तीसरा था ना, चौथा स्टेप है आरएनए प्राइमर का संश्लेषण। आरएनए प्राइमर, अब नेक्स्ट एंजाइम आता है जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये भी सबसे पहले यहाँ पर आता है डीएनए पर, वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं, याद रखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले इस खुले हुए डीएनए पर कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज। और 5' to 3' दिशा में, 5' 3' है ना, तो इधर 5' to 3',
5' to 3' दिशा में ऑलवेज आरएनए के पॉलीमरेज, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते हैं, यानी एडेनिन है तो एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए? थाइमिन। लेकिन चूंकि अभी आरएनए बनेगा इसीलिए थाइमिन की जगह पर क्या आता है? यूरेसिल। यहाँ पर क्या आकर जुड़ेगा? यूरेसिल। और यहाँ पर साइटोसिन है तो क्या आकर जुड़ेगा? ग्वानिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन। ये सब क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। इस तरह से पहले छोटे से आरएनए का निर्माण होता है, इसे कहते हैं आरएनए प्राइमर। इसे कहते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बन गया। उसके बाद आता है 5वां स्टेप, क्षार युग्मों का निर्माण। हमेशा याद रखेंगे डीएनए का प्रतिलिपिकरण केवल एक ही दिशा में होता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण किस दिशा में होता है। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण सदैव 5' to 3' में होता है। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए प्राइमर का निर्माण करा। उसके बाद अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट एंजाइम जो कि है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आता है और जब डीएनए पॉलीमरेज आता है तो ध्यान रखेंगे कि 3' to 5' दिशा पर डीएनए के मूल डीएनए के जिससे बनना है उसके 3' से 5' दिशा पर जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो सतत होता है, क्योंकि उसे 5' to 3' दिशा मिल जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि पूरक जो डीएनए होते हैं वो हमेशा प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक स्टैंड 3' to 5' है तो अगला उसका उल्टा, यानी इधर 3' है तो इधर 3' नहीं 5' होगा। 3' to 5' है तो अगला 5' to 3' होगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण सदैव एक ही दिशा 5' to 3' दिशा में होता है। तो जब इसे डीएनए का सही दिशा मिल जाता है 3' to 5' दिशा, तब उस पर डीएनए का प्रतिलिपिकरण 5' to 3' दिशा में सतत होता है। सतत यानी कंटिन्यूअस होता है, कोई भी ब्रेक नहीं होता, लगातार बनता चला जाता है। क्या बनता चला जाता है? ये देखिए टी है तो यहाँ क्या आएगा? एडेनिन। थाइमिन है एडेनिन, एडेनिन है थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन। अब ये डीएनए बनेगा, सब डीएनए बन रहा। एडेनिन है तो थाइमिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। किस दिशा में? 5' to 3'। तो डीएनए के मूल डीएनए जिसका पूरक श्रृंखला 3' to 5' है उस पर प्रतिलिपिकरण सदैव सतत यानी कंटिन्यूअस होता है। और इससे बने जो ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को कहते हैं अग्रक श्रृंखला। अग्रक श्रृंखला यानी लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। सेम वही प्रक्रिया नीचे वाले डीएनए के श्रृंखला पर होगी। आरएनए प्राइम पॉलीमरेज आएगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा और पहले आरएनए पॉलीमर का निर्माण होगा, यानी यहाँ पर टी है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन। यह आरएनए प्राइमर का निर्माण इधर भी हो गया। अब उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज, इधर भी डीएनए पॉलीमरेज आता है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि चूंकि ये उल्टा स्टैंड हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण सदैव एक ही दिशा 5' to 3' में होता है।
अब 5' से 3' दिशा में होने के लिए मूल डीएनए का स्ट्रैंड 3' to 5' होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 5' to 3' है, तो 5' to 3' दिशा में जो मूल डीएनए का 5' to 3' है उस पर डीएनए का प्रतिलिपिकरण 3' to 5' दिशा में शुरू हो तो जाता है, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली नहीं बनता क्योंकि उल्टा स्ट्रैंड मिल जाता है। ठीक है, मूल डीएनए के 5' to 3' दिशा में जो डीएनए है वो कंटिन्यूअसली नहीं बनता, सतत नहीं बनता। क्या बनता है? असतत रूप से बनता है। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कहीं कोई ब्रेक नहीं लगा, सीधे सारे न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते चले गए, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रेक लग गया है। पहले इतना बनेगा, यानी ग्वानिन है तो साइटोसिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन, बस इतना बना, फिर ब्रेक लग गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ 5' to 3'। क्या है? थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन, एडेनिन है तो थाइमिन। इस तरह से छोटे छोटे खंड में बनता है, असतत रूप से बनता है, डिसकंटिन्यूअसली बनता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लगा, यहाँ पर सीधा बनता चला गया, एडेनिन एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन जुड़ता चला गया। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा दूर बना, साइटोसिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन और थाइमिन, यहीं पर रुक गया। फिर से डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आया, फिर यहाँ बना। तो ये छोटे छोटे खंडों में बनता है और इन खंडों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, क्लियर है? और ये असतत खंड है, इसे कहते हैं पश्चगामी श्रृंखला। पश्चगामी श्रृंखला यानी लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है बात? अब देखिए इतना कितना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है, स्टेप याद करना है, एंजाइम का काम याद करना है, सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये था पूरा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का। आपने देखा कि डीएनए का वो सिरा 3' to 5' जो है उस पर डीएनए कंटिन्यूअसली बनता है, सतत बनता है 5' to 3' दिशा में, और नए बने श्रृंखला को अग्रक श्रृंखला या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन डीएनए के 5' to 3' दिशा पर प्रतिलिपिकरण सतत नहीं होता, असतत होता है। इस वजह से डीएनए खंडों में बनते हैं। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं और इस प्रकार से बनी इस नई डीएनए श्रृंखला को पश्चगामी श्रृंखला यानी लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब क्या होता है? फाइनल क्षार युग्मों का निर्माण हो गया। क्षार युग्मों का निर्माण हो गया। छठवां आता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में एक ही फास्फेट ग्रुप होना चाहिए, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि जो शुरुआत में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के सक्रियण में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, उसको ट्राइफॉस्फेट को फिर से मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित होना जरूरी है। यानी जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं ये अभी ट्राइफॉस्फेट में हैं। यानी किस फॉर्म में है? DATP के फॉर्म में है, DGTP के फॉर्म में है, DCTP के फॉर्म में है और DTTP के फॉर्म में है। अब इन्हें कन्वर्ट होना है किसमें? DAMP में, DGMP में, DCMP में और DTMP में, मोनोफॉस्फेट में। तो ये कैसे होता है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये पायरोफॉस्फेट अणु मुक्त करते हैं।
फास्फेट अणु यानी मुक्त करते हैं, 2 फास्फेट अणु मुक्त करते हैं। किसके उपस्थिति में? पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के उपस्थिति में। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? फास्फेट समूह, 2 फास्फेट समूह मुक्त कर देते हैं और फिर से मोनोफास्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार से पूरे डीएनए पर इस तरह से नई श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अंत में जो आपका आखिरी स्टेप आता है, 7वां स्टेप, नई श्रृंखलाओं का निर्माण, उसमें क्या क्या बदलाव आता है वो देखते हैं। नई श्रृंखलाओं का निर्माण, यहां देखिए अभी क्या हुआ था, आपने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज आया था पहले और उसमें आरएनए प्राइमर का निर्माण हुआ था। जब पूरी डीएनए श्रृंखला में इस तरह से पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तब अंत में क्या होता है कि ये जो आरएनए प्राइमर है ये यहाँ से हट जाता है, आरएनए प्राइमर हट जाता है और ये एंजाइम भी यहाँ से चला जाता है, आरएनए पॉलीमरेज। जब पूरी डीएनए पर नाइट्रोजन क्षार युग्म आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से हट जाता है। और फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर यही डीएनए पॉलीमरेज आता है और इन स्थानों को भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से जोड़ देता है। यानी G है तो C आएगा, C है तो G आएगा, A है तो T आएगा, 5' to 3' दिशा में। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज बना, आरएनए प्राइमर बना था वो यहाँ से हट जाता है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यहाँ से हट जाता है। और फिर यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पर 5' to 3' दिशा में डिसकंटिन्यूअसली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं। लेकिन अभी एक यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये खंड में है, यहाँ पर ठीक, एक तो आरएनए पॉलीमरेज चला गया तो आरएनए प्राइमर के स्थान पर डीएनए बना, उसका एक खंड बन गया। और यहाँ पर तो ओकाजाकी खंड बने ही थे क्योंकि ये असतत बना था, तो असतत बनने के कारण खंडों में बने थे। तो इन पे एक लास्ट एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है लाइगेज, डीएनए लाइगेज या डीएनए सिंथेटेज भी कहते हैं। इन जो खंड है उनके पास आकर बैठ जाता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज, या इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए सिंथेटेज। ये यहाँ पर आते हैं और इन खंडों को भी जोड़ देते हैं, इन खंडों को जोड़ देते हैं। अब देखिए 2 डीएनए बन गया ना, एक डीएनए इधर और एक डीएनए इधर। नई श्रृंखला का निर्माण, यानी एक डीएनए इधर बना, इनके क्षारों को देखना पड़ेगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि गलत लिखती हैं। ACGTT, क्लियर है बात? अब इस तरह से 2 डीएनए बन गए और इनके बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस तरह से कंप्लीट 2 डीएनए बन गया एक डीएनए से। यही कहलाता है डीएनए प्रतिलिपिकरण। कितना आसान था। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था टोपोआइसोमेरेज का काम। टोपोआइसोमेरेज
डीएनए के राइट हैंडेड फैशन को फिर सीधा करता है और साथ में जब 2 डीएनए बन जाता है तो फिर से इसे राइट हैंडेड फैशन में मोड़ देता है। यानी यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पर आएगा वही टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ते हुए इसको राइट हैंडेड फैशन में मोड़ देगा। क्लियर है? तो इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। अब ये जो डीएनए था टोपो आइसोमरेज इसको पुनः से कुंडलित कर देता है और इस प्रकार से 2 डीएनए बन जाता है। अब यहाँ पर भी मैंने आपको कलरफुल स्ट्रक्चर से बता दिया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है। नीला वाला जो रज्जुक है, स्टैंड है, वो जनक का था और जो नया बना है वो पीले रंग से मैंने दिखा दिया है। क्लियर है? डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षीय होता है, ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो गई और पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है कि टॉपिक आपको पूरा समझ में आया है। कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिल है, प्रक्रिया थोड़ा कठिन है। फिर से एक बार मैं बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपसे कहूँगा याद करने के लिए, वो याद करिएगा। कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप नहीं कर पाओगे। बहुत ईजी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप याद करना होगा। मैंने आपको बताया कि 6 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप। डीएनए प्रतिलिपिकरण में कुल 7 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रिय अणु, दूसरा आता है डीएनए अणुओं के पराकुंडलनों का आकुंडलन, तीसरा आता है डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन, चौथा आता है आरएनए प्राइमर का निर्माण, पांचवा क्षार युग्मों का निर्माण और छठवां डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन और नई डीएनए श्रृंखलाओं का निर्माण। सबसे पहला प्रोसेस आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रिय अणु। यहाँ पर डीएनए को बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है। वे न्यूक्लियोटाइड केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं। वे न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से 2 डीएनए अणु एटीपी से मुक्त हुए 2 फास्फेट अणु एटीपी से मुक्त हुए 2 फास्फेट अणु को ग्रहण करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड से मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से। और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है डीएनए पराकुंडलनों का आकुंडलन। चूंकि मैंने बताया कि डीएनए एक उलझे हुए धागे के रूप में केंद्र में पाया जाता है, इनको सीधा करके और सीढ़ीनुमा संरचना बनाने का काम करता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम डीएनए के द्विकुंडलिनी को आकुंडलित करता है, पराकुंडलनों को आकुंडलित करता है, यानी अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए, और इस तरह से डीएनए की संरचना सीढ़ीनुमा बन जाती है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन। एंजाइम हेलिकेज नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे दोनों डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं, एक श्रृंखला यहाँ पर, एक श्रृंखला यहाँ पर। फिर आता है चौथा स्टेप आरएनए प्राइमर का संश्लेषण। इस पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है और आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है, जो कि इससे पहले आपको बताया गया। अब चूंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट डीएनए प्रतिलिपिकरण सदैव एक ही दिशा में 5' to 3' दिशा में होता है, याद कर लीजिए। डीएनए प्रतिलिपिकरण हो चाहे डीएनए अनुलिपिकरण हो, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, डीएनए से आरएनए का निर्माण, वो भी हमेशा 5' to 3' दिशा में ही होता है। 5' to 3' दिशा में होने के लिए पैरेंट डीएनए का 3' to 5' स्टैंड होना आवश्यक है, तभी वो सतत यानी कंटिन्यूअस बनेगा। और अगर 5' to 3' है तो वहाँ पर असतत बनता है, खंड बना के बनता है, जिसे हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। 3' to 5' पे बना हुआ जो डीएनए है जो सतत बनता है उसे अग्रक श्रृंखला या लीडिंग स्टैंड कहते हैं, और असतत जो बनता है, जो खंड बना के बनता है, उसे हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। उस नए डीएनए श्रृंखला को पश्चगामी श्रृंखला या लैगिंग स्टैंड कहते हैं। सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब डीएनए पॉलीमरेज आकर डीएनए के सभी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर 2 डीएनए बना देता है, उसके पश्चात जो बचे खंड हैं उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइकेज या डीएनए सिंथेटेज। इस प्रकार से 2 डीएनए श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं, वो पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर से मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं।
और लास्ट में नई श्रृंखला का निर्माण होता है। टोपो आइसोमेरेज फिर से आता है जो खुले हुए डीएनए को राइट हैंडेड फैशन में मोड़ देता है। इस प्रकार से आपने देखा एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। बस इसी को कहते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन। अब आइए हम दिखाते हैं आपको बुक में लिखी हुई चीज़ें, और बुक के जो फिगर है उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, डीएनए प्रतिलिपिकरण क्रियाविधि एवं एंजाइम। डीएनए प्रतिलिपिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेकों एंजाइम व प्रोटीन भाग लेते हैं। बहुत सारे एंजाइम को मैंने बता ही दिया, कौन कौन से। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, डीएनए पराकुंडलों को खोलता है। दूसरा हेलिकेज, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ता है। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। चौथा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के अणुओं को बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, खंडों को, डीएनए खंडों को जोड़ता है। बस इतने एंजाइम्स भाग लेते हैं। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया का मुख्य एंजाइम है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रतिलिपिकरण की क्रिया मूल रूप से समान होती है, यानी जीवाणुओं में और यूकैरियोटिक में लगभग ये समान होता है। अब इसमें कौन कौन से चरण आते हैं, देखिए सबसे पहला चरण आता है, मैंने बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का अनुकुंडलन, डीएनए द्विकुंडली का आकुंडलन, आरएनए प्राइमर का संश्लेषण, क्षारयुग्मों का निर्माण, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन, और फिर नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण। फिर देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण में केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें उपस्थित 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं, जो कि हैं डीएएमपी यानी डी एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीजीएमपी डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीसीएमपी डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीटीएमपी यानी डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सभी डीएनए द्विगुणन के समय फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से एटीपी से 2 फास्फेट अणु ग्रहण कर लेते हैं। एक इनके पास पहले से है, 2 और आ जाता है, बन जाते हैं ट्राइफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट उच्च ऊर्जावान हाई एनर्जेटिक ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी जो डीएएमपी था डी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। डीजीएमपी डीजीटीपी में परिवर्तित हो जाता है। डीसीएमपी डीसीटीपी में परिवर्तित हो जाता है, और डीटीएमपी डीटीटीपी में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को फास्फेटीकरण या फास्फोराइलेशन कहते हैं। प्रतिलिपिकरण डीएनए के किसी भी जगह पर क्रमहीन प्रारंभ नहीं होता। मैंने बताया डीएनए पर कुछ विशिष्ट स्थान होता है जहां पर प्रारंभ होता है प्रतिलिपिकरण। डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है। इन जगहों को क्या कहते हैं, प्रतिलिपिकरण का स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी कहते हैं, या इसे द्विगुणन मूल बिंदु यानी रेप्लिकेशन ओरिजिन या समारंभन बिंदु या इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु लंबे और बहुत बड़े होते हैं, अतः इनमें द्विगुणन के लिए कई मूल बिंदु होते हैं। याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई सारे मूल बिंदु होते हैं, लेकिन विषाणुओं और जीवाणुओं में केवल एक मूल बिंदु होता है, और इनका जो डीएनए है वो कोशिका कला से जुड़ा होता है जहाँ पर प्रतिलिपिकरण शुरू होती है, और इसे ओरिसी कहते हैं। जीवाणु का डीएनए वृत्ताकार होता है, इसलिए जहाँ से डीएनए प्रतिलिपिकरण शुरू होती है वहीं पर आकर खत्म भी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए अणुओं के पराकुंडलनों का आकुंडलन। मैंने बताया कि बहुत कुंडलित अवस्था में होती है डीएनए, केंद्रक के अंदर डीएनए काफ़ी अतिकुंडलित अवस्था में होती है, उसके पराकुंडलों का आकुंडलन आवश्यक होता है। एंजाइम टोपो आइसोमेरेज इस प्रक्रिया में हेल्प करता है, पराकुंडलों को खोल देता है। ठीक, टोपो आइसोमेरेज 2 कार्य करता है। एक तो द्विगुणन के समय डीएनए अणु के पराकुंडलों को खोलता है, और जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मैंने बताया ना जब डीएनए पूरी बन जाती है 2 डीएनए, तो फिर से उसे राइट हैंडेड फैशन में मोड़ने का काम भी, आकुंडलित डीएनए खंडों को पुनः कुंडलन का काम भी टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है। अच्छा, याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में टोपो आइसोमेरेज को डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई जगह पे डीएनए गाइरेज लिखा होता है तो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि ये डीएनए गाइरेज क्या है। तो डीएनए गाइरेज टोपो आइसोमेरेज को ही कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्लियर सारी चीजें। नेक्स्ट स्टेप आता है डीएनए द्विकुंडलिनी का आकुंडलन। मैंने बताया जो डीएनए के
नाइट्रोजन क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने का काम करता है डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स के द्विगुणन मूल बिंदु से जुड़ जाते हैं और क्षार युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंधों को नष्ट करके डीएनए हेलिक्स के दोनों रज्जुकों को अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया को डीएनए कुंडलिनी का आकुंडलन कहते हैं। आकुंडलन के परिणाम स्वरूप मूल बिंदु के दोनों ओर एक एक चिमटी नुमा द्विशाख बन जाता है, जिसे द्विप्रतिकृति द्विशाख या रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। कुछ भी नहीं है, इस पर डरिएगा मत। क्या होता है, डीएनए के बीच नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन क्षार ऐसे जुड़े हैं, जब ये टूट जाता है तब क्या होता है, जब ये टूट जाता है तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, इन नाइट्रोजन क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है और इनके बीच अभी भी है, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम यहीं पहुंचा है। तो इससे फोर्क जैसी संरचना बन जाती है। इसी संरचना को क्या कहते हैं, प्रतिकृति द्विशाख। प्रतिकृति द्विशाख जो लिखा हुआ है, ठीक है, प्रतिकृति द्विशाख, ये रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, यही संरचना है, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक, ऐसे। आइए आगे देखें। नेक्स्ट स्टेप आता है आरएनए प्राइमर का संश्लेषण। तो मैंने बताया कि डीएनए द्विगुणन द्विशाख पर प्रत्येक दिशा पर अलग हुए डीएनए रज्जुकों में 5' to 3' दिशा में सदैव प्रतिलिपिकरण इसी दिशा में होती है। इस दिशा में छोटी सी आरएनए श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। हम तो 2 ही 4 श्रृंखला बताए थे, मतलब 2 ही 4 नाइट्रोजन क्षार बताए थे, लेकिन प्राइमर लगभग 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है। तो इतना लंबा कहाँ हम इसको बना पाएंगे। 2-4 बनाए हैं, समझ लीजिएगा, 2-4 50-100 के बराबर है। इसे डीएनए का पूरक कहते हैं। आरएनए प्राइमर के संश्लेषण के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक होता है, मैंने बताया था। इस एंजाइम को डीएनए प्राइमरेज भी कहते हैं, ये भी मैंने बताया था। डीएनए प्राइमेज किसे कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। देखिए यहाँ पर सिंपल सा, डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर का ही निर्माण कर रहा। आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए ही तो है। नेक्स्ट, क्षार युग्मों का निर्माण। अब जब आरएनए प्राइमर बन गया तब डीएनए पॉलीमरेज आता है और क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की खुली श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारकों से पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जुड़ना शुरू कर देता है और डीएनए अणु के दोनों रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं, अर्थात डीएनए का एक रज्जुक 5' to 3' दिशा और दूसरा 3' to 5' दिशा में होता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल एक ही दिशा में होता है, 5' to 3' दिशा में नई श्रृंखला के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। डीएनए के 3' to 5' रज्जुक पर नई श्रृंखला का निर्माण 5' to 3' दिशा में होता है तथा उस पर बना नया डीएनए रज्जुक सतत यानी कंटिन्यूअसली श्रृंखला में बनता है और जिसे अग्रक श्रृंखला यानी लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सब कुछ बता दिया आपको। इसके विपरीत डीएनए के 5' to 3' दिशा रज्जुक पर डीएनए का अनुपूरक श्रृंखला का संश्लेषण 3' to 5 दिशा में छोटे छोटे खंडों में होता है, असतत होता है। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। प्रत्येक खंड लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है तथा प्रत्येक खंड के संश्लेषण के लिए एक अलग आरएनए प्राइमर और एक अलग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी खंड बनेंगे, ओकाजाकी खंड जितने भी बनेंगे, उन सभी खंडों पर एक आरएनए पॉलीमरेज जरूर होगा और एक डीएनए पॉलीमरेज जरूर आएगा। एंजाइम डीएनए लाइगेज या डीएनए सिंथेटेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, खंडों को जोड़ना, जितने भी खंड डीएनए पर बने। तो डीएनए लाइगेज या डीएनए सिंथेटेज द्वारा ओकाजाकी खंडों के जुड़ने से 3' to 5' रज्जु का संश्लेषण पूर्ण हो जाता है। इस नए बने 3' to 5' अनुपूरक श्रृंखला को पश्चगामी रज्जु क्या श्रृंखला लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट सेकंड स्टेप क्या आता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। जो पहले ही स्टेप में मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो गया था, उसे फिर से मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन होना है। तो क्या होता है कि पैतृक डीएनए से जुड़ने के बाद सभी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अणु से पायरोफॉस्फेट अणु यानी 2-2 फॉस्फेट अणु मुक्त हो जाते हैं और फिर से मोनोफॉस्फेट अणु बनता है। एंजाइम फास्फेटेज, मैंने शायद पायरोफॉस्फोराइलेज बोल दिया है, उसको सही कर लीजिएगा। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में मुक्त हुए पायरोफॉस्फेट अणुओं का जल अपघटन होता है और इससे फास्फेट समूह और
ऊर्जा मुक्त होती है। आखिरी स्टेप, नई श्रृंखलाओं का निर्माण। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा डीएनए टेम्पलेट पर जुड़े निकटवर्ती न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं और एक नई डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार एक पैतृक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणुओं का निर्माण पूरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पॉलीमरेज 3rd यह काम करती है और यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज अल्फा और डेल्टा काम करती है। और यूकैरियोटिक की ये पॉलीमरेज जो है अल्फा और डेल्टा, ये प्रोकैरियोट के पॉलीमरेज 1st और 3rd के समान होते हैं। आइए फिगर देख लेते हैं। देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए था जनक डीएनए। अब इस जनक डीएनए पे सबसे पहले आता है टोपोआइसोमरेज, जो इस डीएनए को जो इस तरह से था उसे खोलकर सीढ़ी नुमा बना देता है, ठीक है, इस तरह से बना देता है। ये जनक का स्टैंड है। टोपोआइसोमरेज के बाद हेलिकेज आता है, डीएनए हेलिकेज। ये हेलिकेज इनके और इनके, येलो येलो कलर दिख रहा है ना, ये इनका है, इनके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। ये डीएनए हेलिकेज नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ता है और इससे फोर्क जैसी संरचना बन जाती है, जिसे रेप्लिकेशन फोर्क या द्विशाख प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आता है जिससे आरएनए प्राइमर का संश्लेषण होता है, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज के बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज, जिससे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ने लगते हैं। ये देखिए लिखा है डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज यानी आरएनए पॉलीमरेज, वहीं लिख लीजिए अपने बुक में। अब ये श्रृंखला देखिए 3' to 5'। जब पेरेंट डीएनए का स्टैंड 3' to 5' होता है तब डीएनए का प्रतिलिपिकरण 5' to 3' दिशा में कंटिन्यूअसली बनता है, कहीं से कोई ब्रेक नहीं है, लगातार बन रहा। और इस नए बने श्रृंखला को लीडिंग स्टैंड यानी अग्रक श्रृंखला कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यहाँ देखिए 5' to 3' है, तो यहाँ पर असतत बनता है, डिसकंटिन्यूअस, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ। इसे कहते हैं खंड, कौन सा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी खंड। तो अब ऐसे बनता है। इस नए श्रृंखला को कहते हैं लैगिंग स्टैंड या पश्चगामी श्रृंखला। इस प्रकार से ऐसे ही पूरी श्रृंखला पर ऐसी प्रक्रिया होती है और एक डीएनए इधर एक डीएनए इधर बन जाता है। लास्ट में जो खंड होते हैं वो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। इस तरह से हम एक और फिगर यहाँ पर रखे हैं जो पूरी तरीके से बताता है कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पर डीएनए इस तरह से होता है। और फिर वही चीज़ कि टोपोआइसोमरेज इन दोनों को सीधा कर देता है, राइट हैंडेड फैशन को सीधा कर देता है। हेलिकेज एंजाइम नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ता है, जिससे रेप्लिकेशन फॉर्म प्रतिकृति दिशाख का निर्माण होता है। बाकी सारी चीज़ें वही सब हैं, कोई मतलब नहीं है इतना बताने का। मेरा गले में दर्द होने लगा। एनसीईआरटी का ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, इसको भी देख लीजिए। ये पेरेंट डीएनए का स्टैंड है, यानी ब्लू वाला क्या है, ये पेरेंट डीएनए स्टैंड 3' to 5', 5' to 3'। तो देखिए 3' to 5', ये एक स्टैंड हो गया ये वाला, और ये है 5' to 3', ये वाला। जो 2 नए बने हैं वो रेड कलर से हैं, ये जो बने हैं ये नए हैं, ये रेड कलर से हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सिंपली कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट हैं कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण सदैव एक ही दिशा 5' to 3' पर होता है। तो जब पेरेंट का स्टैंड 3' to 5' है तब 5' to 3' जो डीएनए बनता है वो कंटिन्यूअसली बनता है। इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड कहते हैं, कंटिन्यूअसली बनना, सतत बनना, कहीं से रुक नहीं रहा। लेकिन जब पेरेंट का डीएनए 5' to 3' होता है तब
ये जो डीएनए बनता है वो खंडों में बनता है, रुक रुक के बनता है। इन खंडों को कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड ए बी चाहे जितना नाम दीजिए, और ये असतत यानी डिसकंटिन्यूसली बनता है, इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। बस ये था डीएनए प्रतिलिपिकरण। डीएनए की प्रतिलिपिकरण व कोशिका विभाजन चक्र काफ़ी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण के बाद कोशिका विभाजन ना होने के कारण बहुगुणिता उत्पन्न होती है। अब इस बात को भी बड़ा कठिन है समझना, आप अभी नए हो, लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, बहुगुणिता पढ़ा है, तो उसमें आप जानते हैं बहुगुणिता का मतलब होता है क्रोमोसोम की संख्या ही बढ़ जाना, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाना। ऐसा क्यों होता है, कब होता है? मैंने क्या बताया, कोशिका चक्र जो होती है उसमें शुरुआत अंतरावस्था से होती है और एम प्रावस्था पे कंप्लीट होती है। अगर अंतरावस्था के एस फेज तक आ गया तो डीएनए डबल हो गया, लेकिन वो विभाजित नहीं हुआ। अब आप बताओ कि अगर वो कोशिका में डीएनए डबल हो गया और कोशिका विभाजित नहीं हुई तो गुणसूत्र की संख्या भी तो डबल हो जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी, यानी इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ जाए तो ऐसा इस कंडीशन में होता है कि जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण हो जाए लेकिन कोशिका विभाजन ना हो तब बहुगुणिता होता है। बस मेरा गला दर्द होने लगा, बहुत थक गया हूँ। आरएनए के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीट में क्वेश्चन किए गए हैं, पूछे गए हैं, उनके हम देखेंगे क्या कैसे पूछे गए हैं, क्या आंसर उनका होगा। तो आइए देखते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण से संबंधित नीट में पूछे हुए प्रश्न। आइए, क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2017 में कि डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रतिकृति द्विशाख की तरफ अग्रक स्टैंड को, फिर प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्टैंड को, या प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रक स्टैंड को, प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्टैंड को। तो सबसे पहले यही जानना है कि ये अग्रक स्टैंड और पश्चगामी स्टैंड क्या है। तो आपको पता है कि ओकाजाकी खंड किस पर बनता है, अभी जो आपको फिगर बताए थे, पेरेंट था 3' to 5'। तो जब पेरेंट का स्टैंड 3' to 5' होता है, 3' to 5' होता है, तो 5' से 3' की दिशा में जो डीएनए बनता है वो सतत बनता है, और इसे क्या कहते हैं, अग्रक स्टैंड कहते हैं। तो जब सतत बनना है तो अग्रक है, तो अग्रक तो होगा नहीं, तो ये तो काट दो जहाँ पर भी लिखा है। ओकाजाकी खंड जो बनता है वो अग्रक स्टैंड नहीं होता, सतत वाला अग्रक होता है। अब वो पेरेंट का स्टैंड जो 5' to 3' है, उस पर 3' to 5' दिशा में ओकाजाकी खंड बनता है, ओकाजाकी खंड बनता है। क्लियर है? और इसे कहते हैं पश्चगामी स्ट्रैंड, पश्चगामी स्ट्रैंड। तो ये तो क्लियर हो गया कि पश्चगामी स्टैंड कहलाएगा, ओकाजाकी खंड जिस पर बनता है वो पश्चगामी स्टैंड कहलाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रतिकृति द्विशाख की तरफ बनता है या प्रतिकृति द्विशाख से परे। तो पहले ये जान लो कि प्रतिकृति द्विशाख क्या होता है, तो अभी बताए थे। ऐसे फोर्क वाला स्ट्रक्चर जो बनता है इसी को कहते हैं प्रतिकृति द्विशाख। ये एरिया जो कहलाता है इसे कहते हैं प्रतिकृति द्विशाख। तो अब आप बताओ बन किधर रहा है, प्रतिकृति द्विशाख से दूर बन रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अगर ये इधर से इधर जाता तब कहते हैं प्रतिकृति द्विशाख की तरफ, लेकिन उसकी तरफ नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा, विपरीत जा रहा, तो क्या कहलाएगा, इस तरफ दिशा में जा रहा, तो क्या कहलाएगा, प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्टैंड को। यानी ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। बस यही एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपको बता दिया गया। और भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जो जिसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक होगा प्रीवियस ईयर के जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप देख सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक इतना ही, बाकी आज क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि मेरे गले में अब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के टॉपिक्स को बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इंग्लिश है। धन्यवाद।